दोस्तों नमस्कार, बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। पिछले 8 सालों से जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हर मौके पर बात बात पर प्रहार करने वाली ममता बनर्जी के सुर आखिर क्यों बदल गए हैं? पहले उन्होंने आरएसएस को लेकर मीठे बोल बोले और अब कल विधानसभा में नरेंद्र मोदी के लिए मीठे बोल बोले। यहां तक कह दिया कि ईडी या दूसरे संवैधानिक संस्थान जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है उसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। सवाल ममता के मीठे बोल के नहीं है। अभी बहुत से विपक्ष के नेता इसी तरह के बोल बोलेंगे। तो क्या इसकी वजह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है? यकीनन यही बात है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके से प्रतिसाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर 2024 के चुनाव में मुकाबले पर खड़ी हो जाए और भाजपा को पटकनी दे दे। हालांकि ये दूर की कौड़ी है। इस मामले को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस सब के बाद भी जो राजनीति को समझते हैं, जो वोटों के ध्रुवीकरण को जानते हैं, बूझते हैं, वे जानते हैं कि यह यात्रा इसी तरीके से और इसी प्रतिसाद के साथ आगे बढ़ते रही तो 2024 में क्या होगा? क्योंकि हर यात्रा का अपना परिणाम है। चाहे आप भारत संदेश यात्रा ले लो, चाहे आप लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को ले लो, या फिर दिग्विजय सिंह के नर्मदा परिक्रमा की यात्रा को ले लो। हर यात्रा का परिणाम यात्रा निकालने वालों के पक्ष में रहा है। तब ऐसे में ममता बनर्जी जानती है कि मुस्लिम वोट को बचाने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में खड़े होते दिखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में, विधानसभा के बंगाल चुनाव में जिस तरीके से तल्खी आई और उसके बाद जिस तरीके से ईडी और दूसरे संवैधानिक संस्थाओं ने बंगाल में डेरा डाला, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उन परिस्थितियों के बीच ममता के तेवर का अचानक बदलना यह संकेत है कि आने वाले दिनों में विपक्ष की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। अभी तो ममता के मीठे बोल सुनने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में नवीन पटनायक, चंद्रशेखर या अखिलेश, मायावती, किसी के भी बोल आप सुन सकते हैं, क्योंकि यह राजनीति है। झूठ, अफवाह, नफरत की इस राजनीतिक दौर की हकीकत क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। देश की सामाजिक सौहार्द पूरी तरीके से खत्म होने लगी है और जिस तरीके का ध्रुवीकरण वोटों का हुआ है उसके चलते सत्ता की दादागिरी भी सामने आई है और एक तरफा फैसले ने इस देश को आर्थिक बदहाली में ही नहीं डाला है, बल्कि आम लोगों से खून निचोड़ने वाला टैक्स भी वसूला है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के क्या मुद्दे हैं? मुख्यतः 3 मुद्दे तो ही हैं। इस देश में सामाजिक एकता स्थापित करना और सत्ता के अन्याय की वजह से, खून निचोड़ने वाले टैक्स की वजह से बढ़ रही महंगाई और नौकरी खत्म करने की वजह से बढ़ रही बेरोजगारी। यही 3 मुद्दे हैं और यही 3 मुद्दे आम लोगों के लिए तकलीफ दे हैं और उम्मीद है कि कांग्रेस इस मुकाबले में खड़ी हो जाएगी। यदि 2019 के चुनावी मुकाबले के परिणाम देखें आप, तो
कांग्रेस दयनीय स्थिति में है। लेकिन यदि आप वोटों का प्रतिशत देखें तो कांग्रेस बहुत पीछे नहीं है। 14 करोड़ वोट कांग्रेस को मिले हैं लगभग। यह कम वोट नहीं है, और यदि यह थोड़ा सा भी बढ़ जाए, यानी केवल 17-18 करोड़ तक आ जाए, तो परिणाम पूरी तरीके से बदल सकते हैं। और ये बात ममता ही नहीं, विपक्ष के सारे लोग जानते हैं कि जितना खतरा उनके लिए भाजपा है, उनसे कहीं ज्यादा खतरा कांग्रेस है। और यही वजह है कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर जबरदस्त माहौल है इस देश में। हिंदू वोट कहां जाएंगे, किस तरीके से उनके साथ खेल होगा, उन्हें छला जाएगा, यह तो तय है। लेकिन मुसलमान वोट अब तक कांग्रेस से छिटके हुए हैं। वे बंगाल में ममता बनर्जी के साथ है, बिहार में नीतीश लालू के साथ है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश मायावती के साथ है, महाराष्ट्र में भी शरद पवार के साथ है। तब ऐसी स्थिति में यदि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ मुंह कर जाता है, मुड़ जाता है, तब चुनाव परिणाम क्या होंगे, इसका अंदाजा लगाना भाजपा के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। एक तरफा मुकाबला भी इसे हो जाएगा। और जिस स्थिति में कांग्रेस आज पहुंची है, उस स्थिति में यदि भाजपा भी पहुंच गई तो बड़ी बात नहीं है। तब ऑपरेशन मोसा और ऑपरेशन लोटस, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए भाजपा की शुरू से नीति रही है, वह छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर बाकी पूरे राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अपना जीत तय करते रही है। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि आज भी उनमें वह ताकत नहीं है कि वह अकेले अपने दम पर चुनाव जीत सके। वह कभी निषाद पार्टी को, कभी खोबरागड़े की पार्टी को, तो कभी और इसी तरीके से छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर इसलिए चलती है ताकि उन्हें दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिल सके। यह भाजपा की शुरू से रणनीति रही है। और महाराष्ट्र में जो कुछ खेल हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन जांच कौन करे। ठीक उसी तरीके से क्या छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेशन लोटस चल रहा था, ऑपरेशन मोसा चल रहा था? यह सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी गुट के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और अमित जोगी ने आरोप लगाया है कि एकनाथ शिंदे की तर्ज पर भाजपा छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेशन मोसा या लोटस चला रही थी। उन्होंने ऑपरेशन मोसा की बात नहीं कही है, उन्होंने ऑपरेशन लोटस की बात कही है। तो क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था? धर्मजीत सिंह को एकनाथ शिंदे बनाया जा रहा था? हालांकि अमित जोगी का दावा है कि वे समय रहते सब कुछ समझ गए, जान गए, इसलिए उन्होंने धर्मजीत सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि धर्मजीत के फेवर में कुछ पदाधिकारियों ने, जिला संगठन के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अमित जोगी ने कहा कि सब यह शुक्र है ईश्वर का कि समय रहते जानकारी मिल गई और उन्हें ऑपरेशन लोटस चलाने का मौका नहीं मिला। तो क्या पूरे देश में अब इसी तरीके से भाजपा की निगाह छोटी छोटी पार्टियों पर है? निसंदेह बिल्कुल है, क्योंकि भाजपा की रणनीति रही है। आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को याद करें, 28 पार्टियां थी साथ में। अब भी भाजपा के साथ बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं। आप उत्तर प्रदेश की तो कई सारी पार्टियां हैं, निषाद पार्टी, और भी नाम आप लेते, स्वर्ण समाज पार्टी, आप नाम लेते जाइए, जितनी भी छोटी पार्टी है सब भाजपा के साथ खड़ी है। क्योंकि पार्टी चलाने के लिए पूंजी चाहिए,
और भारतीय जनता पार्टी आज इस देश की सबसे रईस और पैसे वाली पार्टी है। भले ही अमित जोगी के अनुसार भाजपा जकास को तोड़ने की साजिश पूरी नहीं कर पाई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक कामदा जोले, विजय अग्रवाल, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष संपत अग्रवाल, जकास से मनोनगढ़ प्रत्याशी लखन श्रीवास्तव समेत कई लोगों ने कल भाजपा प्रवेश कर लिया है। क्या यह भी ऑपरेशन लोटस है? देखना होगा। धन्यवाद।